Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 25th January 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. तो देखते हैं आज हमारी कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ है हमारी, यहाँ पर हमने कल देखा था जो हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट्स के। तो इसके तहत यहाँ पे जो हमारी यूनियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने एक कमेटी बनाई है, 5 मेंबर्स की ये ओवरसाइट कमेटी होगी, जिसको हेड कौन कर रहा है, जो हमारे प्रोमिनेंट रेसलर हैं जैसे कि मैरी कॉम, ये उनको हेड करेंगी और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसकी जो रिपोर्ट होगी विद इन 1 मंथ इनको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो ये सारी बात हमने कल भी डिस्कस करी थी। अब यहाँ पे ये कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो हमारी साक्षी मलिक जो इसके अगेंस्ट है, चार्जेस के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि कमेटी बनाने से पहले उन्होंने ये सोचा था, उनको ये उम्मीद थी कि ये कमेटी बनाने से पहले गवर्नमेंट उनसे कंसल्ट करेगी, है ना। ये ओवरसाइट कमेटी बनाने से पहले यहाँ पर कंसल्टेशन होगा उन लोगों के साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो बस ये उन्होंने ये ट्वीट करके यहाँ पे ऐसी बात बताई है। अब आगे इसमें रिपोर्ट में क्या आता है, कैसा क्या निकलता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, इसके बारे में हम आगे फर्दर जब न्यूज़ आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये बहुत दिनों से न्यूज़ है हमारी, उसमें यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, यहाँ पे कोलिजियम जो हमारा होता है वो क्या करती है, यहाँ पे नाम रिकमेंड करती है जजेस के और एडवोकेट्स के फॉर द जजेस के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे नाम रिकमेंड किया जाता है सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, ठीक है। फिर ये जो नाम रिकमेंड करती है हमारी कोलिजियम, ये किसके पास जाता है, ये गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। फिर ये गवर्नमेंट क्या करती है, अपने तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा या फिर रॉ के द्वारा। यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ जो होती है अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है उसके तहत फिर गवर्नमेंट जो होती है, अगर रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया कि कोई वो जो पर्सन जिसका नाम कोलिजियम के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, रिकमेंड किया गया है हाई कोर्ट के जज के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, तो अगर उसमें कोई वो प्रॉब्लम पाती है तो वो क्या करती है, उस नाम को कोलिजियम के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजती है। तो गवर्नमेंट ने इस बार भी ऐसा किया। हमने अभी देखा था जो सौरभ कृपाल जी हैं, उनका नाम गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट जज के लिए यहाँ पे 2 जो एडवोकेट्स थे उनका नाम भी रिकंसिडरेशन के लिए भेजा अपनी रिपोर्ट के तहत, मतलब कि इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उनका नाम यहाँ पे रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा, रिजिजू जी साहब ये कह रहे हैं कि इस तरीके से आईबी की रिपोर्ट और जो रॉ की रिपोर्ट्स होती हैं उनको पब्लिक डोमेन में रिवील करना, ऐसी ये जो सेंसिटिव रिपोर्ट्स हैं ये क्या है, गलत है ना। क्योंकि क्या हो जाता है, जब ये रिपोर्ट्स में गवर्नमेंट फिर से रिकंसिडरेशन के लिए नाम भेजती है और कोलिजियम उसी नाम को फिर से गवर्नमेंट के पास भेजता है कि नहीं उन्होंने मतलब कि पूरा कंसिडरेशन कर लिया है, आपको इसी पर्सन को क्या करना है, अपॉइंट करना है। तो ये क्या हो जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि वो उस पर्सन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या करें, अपॉइंट करें। तो मतलब उन्होंने बस यहाँ पर यही बात कही है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये सेंसिटिव रिपोर्ट्स होती हैं, इसको इस तरीके से पब्लिक डोमेन में यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहिए। अब देखिए इन्होंने और एक बात कही है कि जो ये जजेस का अपॉइंटमेंट है, ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ये कैसा मैटर है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। उन्होंने इसी आर्टिकल में, इसी न्यूज़ में एक बात और कही है कि ये जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है ना। गवर्नमेंट फंक्शनरीज और कमिटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। तो इसका जो हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है तो इससे कोई भी लेना देना नहीं। अगर हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आते हैं तो ये जुडिशरी की डिग्निटी को यहाँ पर कम नहीं करेगा। मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, कुछ भी ऐसे चीज़ें होती हैं, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ना। अगर इसमें जुडिशरी की डिग्निटी का कैसे मतलब लोअर हो रही है, डिग्निटी उनकी कैसे कम हो रही है, अगर हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आते हैं, जुडिशरी को इस कमीशन के तहत अपॉइंट करते हैं जजेस को, तो ये किस तरीके से उनकी डिग्निटी पर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो मतलब उन्होंने बस यही बात कही कि ये जो अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस होती है, ये जो मैटर होता है अपॉइंटमेंट का, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, मास मोरालिटी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स इन आंध्र प्रदेश रेजेस कंसर्न। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं उनका ये नेस्टिंग का टाइम है,
ठीक है, ये जो टाइम होता है ये नेस्टिंग का टाइम है। यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट नंबर में जो ये ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं वो आते हैं नेस्टिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, नेस्टिंग ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इशू देखने को मिल रहा है कि हमें ऑलिव रिडले टर्टल्स की यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट है उसमें हमें इंक्रीजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पे इसका इशू क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर प्लांट्स वगैरह हैं, आंध्र प्रदेश में जो प्लांट्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो इनका जो वाटर है, जो वेस्टेज है, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, यहाँ सी एरिया में आता है, जिसके कारण इनकी जो डेथ हो, इनकी जो ये ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं इनकी डेथ हो रही है। देखिए यहाँ पे देखिए, द वेस्ट वाटर फ्रॉम द एक्वा पॉन्ड्स इज ऑल्सो बिकमिंग रिलीज इन टू द सी एंड इट इज सस्पेक्टेड टू बी वन ऑफ द रीजन फॉर द मोर्टेलिटी ऑफ टर्टल्स। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो वाटर आता है प्लांट्स के थ्रू, इंडस्ट्रीज से, और ये डायरेक्टली कहाँ जाता है, समुद्र के पानी में जाता है, जो उसको पॉल्यूट करता है, और यही पॉल्यूशन, यही पॉल्यूटेड वाटर क्या बन रहा है, जो टर्टल्स हैं उनकी मॉर्टेलिटी का रीजन यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए ये ऑलिव रिडले टर्टल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इनका साइंटिफिक नेम क्या है, लेपिडोचेलिस ओलिविकेसा। ठीक है, लोकेशन ये कहाँ पाए जाते हैं, ये वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, जहाँ का पानी थोड़ा गर्म होता है, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में। फीचर्स क्या है, ये हमारे अर्थ के सबसे स्मॉलेस्ट सी टर्टल्स हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है, ये स्मॉलेस्ट सी टर्टल्स हैं। इनका जो ऑलिव नाम है, ऑलिव रिडले, इनका ऑलिव ग्रीन कलर होता है, इसकी वजह से इनका नाम रखा गया है। और इनका जो वेट होता है हम देखिए 30 to 45 kg होता है। इनका फूड में देखिए तो मेनली श्रिम्प्स, क्रैब, मोलस्क, फिश एंड क्रेब, नॉन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग अरीबा। यहाँ पे देखिए इनकी एक यूनिक मास नेस्टिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा नंबर में, जैसे कि अगर कोई ये प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उनकी यहाँ पर नेस्टिंग करनी है उनको, तो ये बहुत ही नंबर में, बहुत ही लार्ज नंबर में यहाँ पर आते हैं। तो इनका ये जो लार्ज नंबर ऑफ मास होता है, मतलब ये इनका एक यूनिक मास इसको कहा जाता है। इसको हम कहते हैं क्या, अरीबाड़ा, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये सारे देखिए आपके प्रीलियम बेस्ड फैक्ट है। आपको यहीं पर ये जो ऑलिव रिलेटेड टर्टल्स हैं, टर्टल्स से रिलेटेड ये इकोलॉजी में हमारे प्रीलियम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये सारे आपके प्रीलियम बेस्ड फैक्ट हैं। ये अपना जो एग होता है 45 to 60 डेज में ये हैच करते हैं। जेंडर अगर हम देखा जाए तो अ मेल टर्टल बॉर्न इफ द एग्स हैच एंड टेम्परेचर बिलो 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया में, हमारे इंडिया में 5 स्पीशीज हैं टर्टल की। हमने इसको पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था, लेदर बैग हेड, लॉगर हेड, हॉक्स बिल, ग्रीन एंड ऑलिव रिडले टर्टल्स। अब हम इनका स्टेटस देखें, हमारी IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। कैसी, वल्नरेबल की कैटेगरी में। ठीक है, और जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो साइट्स में ये अपेंडिक्स Schedule 1 अपेंडिक्स 1 में यहाँ पे ये इंक्लूडेड है। नेस्टिंग साइट देखते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पर नेस्टिंग करते हैं। तो देखिए ये सारे प्लेसेस, रुसिकुल्या, रुकरी कोस्ट, ये ओडिशा में एक कोस्ट है, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, गहिरमाथा बीच है, ये भितरकनिका नेशनल पार्क है, एंड माउथ ऑफ द देवी रिवर, जो देवी रिवर है, अभी हम इसको मैप में देखते हैं, वहां पर इनकी ये नेस्टिंग साइट्स हैं। बहुत ही लार्ज अमाउंट में ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, नेस्टिंग करते हैं। थ्रेड्स क्या क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस फ्लडिंग एंड साइक्लोन, सेक्स रेशियो इज गेटिंग स्विक्ड। जो यहाँ पे फ्लड बहुत मात्रा में आ रहे हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा फ्लड हो रहा है, और जो साइक्लोन्स, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। और यहाँ पे दूसरा क्या होता है, हंटेड फॉर मीट, शेल, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, फिशिंग। यहाँ पे क्या है, इनका बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है, हंटिंग भी इनकी की जाती है। और दूसरा क्या आ जाता है इनका थ्रेट, क्या, पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन से भी क्या हो रहा है, इनकी जो मोर्टेलिटी है ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और ये अर्थ के स्मॉलेस्ट टर्टल है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखिए हमारा स्टेटस देखिए, तो हमारे यहाँ पे स्टेटस इस तरीके का होता है। यहाँ पे लीस्ट कंसर्न होते हैं, फिर थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं, फिर एक्सटिंक्ट होती हैं। लीस्ट कंसर्न में, फिर यहाँ पे किसमें, थ्रेटेंड में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। ये इंडेंजर्ड होता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, और ये टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर ये देखिए ये इंडिया है, ये हमारा ये उड़ीसा वाला साइड है। ठीक है, तो उड़ीसा में देखिए ये हमने देखा था देवी रिवर, ये रही हमारी देवी रिवर। तो इनके माउथ में इनका बहुत लार्ज अमाउंट में नेस्टिंग होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो ये रुशिकुल्या रिवर है,
इसके माउथ पे, और यहाँ पर देखिए ये महानदी रिवर यहाँ से जा रही है और ये देवी रिवर इसके यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरीज निकली। तो यहाँ पे इनकी बहुत ही लार्ज अमाउंट में नेस्टिंग होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारे ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। यहाँ पे क्या बताएगा, द न्यू एंड डार्क इंटरप्रिटेशन ऑफ वी द पीपल। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वी द पीपल का इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है। वी द पीपल का मतलब क्या होता है? वी द पीपल का मतलब है, यहाँ पर पीपल का मतलब हो जाता है सिटीजन से, मतलब कि जितने भी सिटीजन है। यहाँ पे इस आर्टिकल में यही कहा गया है, ये बताया जा रहा है कि वी द पीपल का यहाँ पे हम एक डार्क इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम नया और एक डार्क इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जी हैं धनखड़ जी, उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन निकाला कि हमको क्या है, जनता चुनती है। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में जो भी मेंबर्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनको कौन चुनता है? उनको पीपल चुनती है। और पीपल क्या है? सोवरेन है। ठीक है ना, पीपल क्या है? एक अथॉरिटी है। ये जो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है किसी भी डिसीजन को बनाने की, कोई भी डिसीजन लेने की, कोई भी पॉलिसी बनाने की, कोई भी लॉ बनाने की। तो ये पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास ये जो अथॉरिटी आई है वो कहाँ से आई है? ये जो जनता इनको चुनकर भेजती है, जो पीपल इनको इलेक्ट कर भेजती है, उनके द्वारा ये अथॉरिटी उनके पास आई है। ठीक है ना, ये हम क्या है, जो पार्लियामेंट क्या है, वी आर द वॉइस ऑफ कंट्री। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम कंट्री की वॉइस हैं। ठीक है, हमें जनता ने यहाँ पे चुना है, हम यहाँ पे इलेक्टेड हैं, हमें इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर आए गए हैं। ठीक है ना, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो उन्होंने यहाँ पे ये बात कही है कि हमें जनता के द्वारा चुना गया है, इसलिए हम सोवरेन हैं। ठीक है, सोवरेन है यहाँ पे, तो मतलब हम कोई भी यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जुडिशरी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इनके बीच में हमें यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा कन्फ्लिक्ट कि मतलब कि जुडिशरी ज़्यादा यहाँ पे सुपीरियर है, या फिर हमारी जो पार्लियामेंट है वो सुपीरियर है। अब इन्होंने ये कहा कि जो जुडिशरी है उनको जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। क्या कहा उन्होंने कि ये जो जनता है उनको नहीं चुनती है, पीपल उनको नहीं चुनती है, तो ये इनके पास ये सोवरेन नहीं, मतलब इनके पास सोवरेनिटी की पावर नहीं है। पार्लियामेंट को यहाँ पे जनता चुनती है, पीपल चुनती है। ठीक है, और पीपल ने इन्हें ये अथॉरिटी प्रोवाइड करी है कि वो क्या करें, कोई भी रूल लेकर आए, कोई भी लॉ यहाँ पर बनाए। ठीक है, यहाँ पे एक बात कही गई है, थ्योरी ऑफ बेसिक एनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई उन्होंने। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ये डेमोक्रेसी का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें पार्लियामेंट को यहाँ पे सोवरेन होना चाहिए। अगर हम देखें यूएस और यूके की यहाँ पे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी देखें, तो यूएस और यूके की डेमोक्रेसी में यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई देता है। कैसे कि यूएस में क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के पास पावर है जजेस को अपॉइंट करने की, है ना। प्रेसिडेंट के पास, किसके पास पावर है वहां पर? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट को वहां की जनता इलेक्ट करके भेजती है, और फिर वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जजेस का अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यूके में भी क्या है, यूके में अगर कोई भी मेंबर को अपॉइंट किया जा रहा है तो वहां पर क्या है, कन्वेंशंस के थ्रू होता है ना। वहां पे टाइम ऑनर्ड कन्वेंशंस होते हैं और लॉ भी पास होते हैं। कहाँ पास होते हैं? वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो वहां भी क्या बताया गया है कि इट डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यूके के पास ऐसा कोई भी, मतलब यूके के पास हमें पता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो मतलब वहां पर जुडिशियल रिव्यू का ये जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर नहीं है। तो वहां की मतलब डेमोक्रेसी की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इंडिया की बात करें। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्या, चेक्स एंड बैलेंस का। ठीक है, ये जो चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। चेक्स एंड बैलेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पर हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या करता है, चेक्स एंड बैलेंस रखता है कि क्या यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या हो जाए, आर्बिट्रेरी पावर को यहाँ पे एक्सरसाइज ना करने लगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए
ये तो ठीक है, हम आप लॉ बना रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, पार्लियामेंट किस तरीके से लॉ लेकर आ रही है, रूल लेकर आ रही है, इट डजेंट मैटर। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां भी ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी जो जुडिशियल रिव्यू है वो सिर्फ क्या है, एक चेक्स स्टैब्लिश करने के लिए, चेक्स और बैलेंस को स्टैब्लिश करने के लिए है लेजिस्लेचर के ऊपर, ताकि वो क्या हो जाए, आर्बिट्रेरी एक्शन यहाँ पे ना लेने लगे। अब यहाँ पे ये सारी बात कही, उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि जब अभी ये सेंटर पे बात आ रही है, ये सारी बात सेंटर पे आ रही है, इसलिए यहाँ पे ये सारे इश्यूज उठ रहे हैं। जब स्टेट की बात आती है, स्टेट की जब बात आती है तब वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात क्यों नहीं की जाती है? क्यों यहाँ पर गवर्नर जो होते हैं हमारे और जो सीएमओ हैं, इनके बीच में हमें यहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, है ना। तो गवर्नर जो हो जाते हैं वो क्या कहते हैं कि गवर्नर क्या है, एक स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। वेयर एन अपॉइंटेड गवर्नर कैन डिफाइन नॉट द लेजिस्लेटर बट ऑल्सो द इलेक्टेड गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नर को क्या किया जाता है, स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब जब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर जब हम इस वर्ड का यूज करते हैं तो ये सिर्फ सेंटर पे ही क्यों अप्लाई होता है, स्टेट में क्यों अप्लाई नहीं होता? मतलब इस आर्टिकल को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है और चेक्स और बैलेंस का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जब स्टेट में तो इसे अप्लाई किया जाता है बट इसे सेंटर में अप्लाई नहीं किया जाता, सॉरी सेंटर में अप्लाई किया जाता है बट स्टेट में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये इंश्योर करना होगा। देखिए इन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा कि हम क्या करें, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की तरफ मूव करें, नहीं तो हमारी भी कंडीशन जैसे कि रशिया, चाइना और टर्की जैसे ही कहीं न बनकर रह जाए। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में कही गई हैं कि यहाँ पे जो वी द पीपल का एक इंटरप्रिटेशन है वो गलत तरीके से लेके आए। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पर क्या है, पीपल से है, जनता से, सिटीजन से है। यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ग्रुप से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमें इसे एक हेल्दी डेमोक्रेसी की तरफ मूव करना है। हम भी कहीं रशिया और चाइना, टर्की की जैसे ही कोई स्टेट ना बनकर रह जाए। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, वर्किंग हैंड इन हैंड टू शो के इंडिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आज क्या है 25 ऑफ जनवरी, और आज का जो दिन है उसको नेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के तहत यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने एक पार्टनरशिप की है जिसमें वो क्या करेंगे, एक जगन्नाथ यात्रा ट्रेन पैकेज उन्होंने निकाला है, जिसमें वो क्या करेंगे, 8 डेज का टूर होगा और ये दिल्ली से बिगिन होगा और विष्णुपद टेम्पल इन गया तक इसका पूरा ये चलेगा। इसका हमारा मेन बेसिस हम अगर हम देखें, हम अपना मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। हमारी पॉलिसी आई थी नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 में, ठीक है। और कोविड के बाद, पोस्ट कोविड यहाँ पे देखा गया हमें क्या करना है, किस तरीके से हम जो टूरिज्म है उसको हम प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो देखिए टूरिज्म, और कुछ दिन पहले यहाँ पे धर्मशाला का एक कॉन्सेप्ट आया था, धर्मशाला, कि इसमें हमें क्या करना है, एक टूरिज्म को, हमारे जो इंडिया का टूरिज्म है, इंडिया को टूरिज्म हब बनाना है। क्या करना है, इंडिया को टूरिज्म हब बनाना है। ये धर्मशाला का एक प्रोजेक्ट आया था, धर्मशाला, जिसके तहत ये कहा गया था कि इंडिया को टूरिज्म हब बनाना है, ठीक है। अब देखिए टूरिज्म से हमें क्या क्या फायदे हैं, टूरिज्म से हमें फायदे देखते हैं। टूरिज्म से क्या होगा, यहाँ पर एक नेशनल पॉलिसी भी आने वाली है टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। और क्या है, टूरिज्म से क्या होगा, यहाँ पर हमारे यहाँ जो इंडिया की हम बात करें तो हमारे यहाँ ऑल वेदर टूरिज्म है। ऐसा नहीं कि सब ठंड है तो कश्मीर में चले गए, ठंड का हमने स्नो का मजा ले लिया। हमारे यहाँ ऑल वेदर है, आप गर्मी में भी जा सकते हैं, ठंड में भी जा सकते हैं, बारिश में भी जा सकते हैं। तो ऑल वेदर टूरिज्म है। दूसरा क्या, हमारी जो इकोनॉमी होगी वो यहाँ पे बूस्ट करेगी। अगर बाहर से लोग आएंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेक्स रिजर्व जो होगा वो हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, हमारा कल्चरल एक्सचेंज होगा। अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जो कल्चरल टाइज है, हम अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताएंगे। वो क्या होगा, इससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो इससे हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो इंक्रीज होगी, हमारी सॉफ्ट पावर यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर क्या है, जो हमारा जो एम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का,
वो क्या करेगा, टूरिज्म इसमें हेल्प कर सकता है हमको, ये जो हमारा ये एम है और हमारा ऑब्जेक्टिव है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने का, उसमें हमारी हेल्प करेगा, ठीक है ना। और ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं हमारी टूरिज्म से रिलेटेड, कि टूरिज्म हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। अब ये जो आर्टिकल, इसमें सारी यही बात कही गई है कि किस तरीके की हमारी जो टूरिज्म पॉलिसी, जैसे कि यहाँ पे ड्राफ्ट भी है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022, इसका एम क्या है कि हमें क्या करना है कोविड-19 के बाद हम किस तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब देखिए टूरिज्म होगा तो यहाँ पर जहाँ पर टूरिज्म होगा मतलब कोई भी अगर साइट है वहां पर हम घूमने जा रहे हैं तो वहां पर डेवलपमेंट भी होगा, है ना। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो उनको वहां पर रहने की खाने की सारी व्यवस्था करनी होगी, सारी व्यवस्था होगी मतलब कि उस एरिया का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया जा रहा है कि किस तरीके से हम हमारे टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। अब देखिए इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, तो हम G20 में क्या कर सकते हैं, हमारा जो इंडिया का रिच कल्चर है, स्पिरिचुअल नेचुरल हेरिटेज है, हमें क्या करना है उसके बारे में लोगों को बताना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए G20 समिट विल रिटर्न एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड स्प्रेड ऑन वर्ल्ड ऑन रिच इंडियाज कल्चर स्पिरिचुअल एंड नेचुरल हेरिटेज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, G20 के तहत यहाँ पे जितने भी मेंबर आएंगे, उसमें G20 में जितने भी कंट्रीज आएंगे, हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा इंडिया का कल्चर है, स्पिरिचुअल और नेचुरल हेरिटेज है, उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाकर भेजेंगे, ताकि जब वो अपनी कंट्रीज में जाएं तो वो इंडिया के कल्चर के बारे में, उनके जो हमारा स्पिरिचुअल और नेचुरल हेरिटेज है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा टूरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लोगों को हम यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, हम इंडिया में टूरिज्म के लिए आने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स भी चलाए गए, जैसे कि देख सकते हैं आप युवा टूरिज्म, है ना, विजिट इंडिया ईयर 2033। तो यहाँ पे इस तरीके के टूरिज्म जो क्या किए जा रहे हैं, कैंपेन्स भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अ चांस फॉर पीस। यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, पीस एस्टैब्लिश करने चाहिए। बट आपको लगता है क्या ऐसा हो सकता है, सोच के देखिए आप, है ना। यहाँ पर बहुत सारे इशू आ रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का स्टैंड अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक डिस्कस करा था कि एक टीवी इंटरव्यू में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया के साथ हमने आज तक 3 वॉर लड़ लिए और वॉर से हमारे पास कुछ नहीं आता है, वॉर सिर्फ क्या लेकर आता है, पॉवर्टी एंड मिजरी लेकर आता है देश में, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत है, हम क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ एक पीस टॉक चाहते हैं, उन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में इशू है, इंडिया एंड पाकिस्तान। आप इसको अच्छे से समझिए, यहाँ पे इंडिया है एंड पाकिस्तान है, ठीक है। अब इंडिया का यहाँ पे क्या है, एक फर्म स्टैंड है कि जब तक टेररिज्म का, ये जो टेररिज्म वाला मामला है, पूरी तरीके से स्टॉप नहीं हो जाता है, तब तक वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। और पाकिस्तान का क्या स्टैंड है कि जब तक कश्मीर का ये जो इशू है, आर्टिकल जो हमारा कश्मीर का जो ये इशू है, जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया के साथ पीस टॉक एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर पाकिस्तान कभी भी ये भी चाहता है कि पाकिस्तान क्या करे, इंडिया के साथ अगर वो बातचीत करना भी चाहता है, तो पाकिस्तान पर क्या है, आर्मी का कंट्रोल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, आर्मी का कंट्रोल है। तो आर्मी क्या करती है, यहाँ पे अपना स्टैंड रख देती है, यहाँ पे रोक लगा देती है कि इंडिया के साथ उनकी क्या हो, बातचीत ना हो पाए। तो इस आर्टिकल में पूरी यही बात की गई है कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को अब पीस रिलेशन की तरफ जाना चाहिए। बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी दिखाई समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग यहाँ पर मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर पीस एस्टैब्लिश हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बात कही कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की वजह से हमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि जो हमारा साउथ एशिया का कॉन्सेप्ट है, उसमें अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। तो हम जो हमारा साउथ एशिया का कॉन्सेप्ट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम साउथ एशिया का जो रीजन है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम काम करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के यहाँ पे रिलेशन खराब है, तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान को अपने तरीके से यूज कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है ना। इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को वो अपनी तरीके से यूज कर रहा। चाइना का हम यहाँ पे देखते हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या अफगानिस्तान में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को यूज कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है
वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कारण, पाकिस्तान के कारण मेनली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसका जो प्रमोशन का है, जो हमारी कंसर्न्स है, वो हम बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि, और देखिए इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के कारण ही जो जैसे सार्क जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, समिट है, वो नहीं हो पा रही है। तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा कि इसमें ये कह रहे हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पर क्या एक पीस की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे क्या बताएगा, डेवलपिंग स्कूल विदाउट बैरियर्स। देखिए यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनके बारे में ये बताया गया कि जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। किसको? जो हमारे डिसेबिलिटी जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं डिसेबिलिटी के वाले, ठीक है ना, जो डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं उनको स्कूल में एक्सेसिबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि वहाँ पे हमें ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं होती, कैंटीन्स की वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, टॉयलेट्स की उनको प्रॉब्लम होती है। जब तक देखो बच्चा छोटा रहता है तो ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। स्लिपरी की यहाँ पे बात की गई है, अनकम्फर्टेबल सिटिंग, मतलब कि उनको जो बैठने की उनकी बेंच वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है। स्लिपरी की बात की गई, मतलब कि जैसे कि कोई डिसेबल बच्चा है, अब जो फ्लोरिंग वगैरह इस तरीके से की गई है कि वो सामने नहीं देख पाया हो, तो वहाँ पे उनको इस तरीके के इंसिडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि वो फिसल जाते हैं और इस तरीके की उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसमें यही बताया जाता है कि किस तरीके से हमें क्या करना होगा, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना होगा विदाउट बैरियर्स। वहाँ पे जो कोई किसी भी तरीके का बच्चा हो, अगर वो डिसेबल है, ठीक है ना, और अगर वो स्वस्थ भी है, फिर भी उससे किसी तरीके के यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी ना पड़े। अब देखिए जो हमारा आर्टिकल इसमें बात की गई है, जो आर्टिकल हमारा 21A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या प्रोवाइड करता है, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब देखिए स्कूल में इस तरीके की जब बैरियर्स होते हैं, इस तरीके की सारी चीजें होती हैं, उन्हें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। मेनली हम यहाँ पे डिसेबल बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेनली जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा राइट टू फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का जो राइट है आर्टिकल 21A के अंडर, तो ये क्या होता है, इसका वॉल्यूशन कर रहा है। क्यों? यहाँ पर क्या होता है, अगर इस तरीके का जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ समय बाद स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, है ना, वो स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, उनका जो ये राइट है एजुकेशन का, वो यहाँ पर उनको ये राइट नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा क्या इंश्योर है कि हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम भी अडॉप्ट किए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान पॉलिसी, ठीक है ना, एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन, सुगम भारत अभियान 2015 में आया था, ठीक है ना, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, सभी बच्चे यहाँ पर क्या करें, स्कूल की तरफ जाएं। तो यहाँ पे हमें क्या इंश्योर करना होगा, इंक्लूसिविटी की तरफ यहाँ पे जाना होगा। मतलब कि जो भी डिसेबल बच्चे हैं, हमें उनके भी चैलेंजेस देखने होंगे कि वो उनको क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं स्कूल्स में। हमें उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको प्रमोट करना होगा। हमें इंक्लूजन लाना होगा कहाँ पर, स्कूल्स में। यहाँ पे देखिए मेनली यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स की भी बात करी गई है कि जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं, इक्विटेबिलिटी, यूजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड कल्चरल एडेप्टेबिलिटी एंड एस्थेटिक अपील शुड बी एम्बेडेड फ्रॉम द प्लानिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इवेल्युएशन स्टेट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इन स्कूल। तो हमें यहाँ पे ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, मतलब कि कोई भी चीज़ जैसी हो, हम वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो कैसा हो, ड्यूरेबल हो, अफोर्डेबल हो, कल्चर से अडेप्टेबल हो, मतलब कि किसी भी कल्चर का वो उसको कल्चर को पूरे तरीके से अडॉप्ट करे, एस्थेटिक अपील हो। तो ये हमारी जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, हम कोई भी प्रोग्राम लेकर आते हैं, कोई भी हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की तरफ बात कर रहे हैं स्कूल्स का, किसी भी सर्विस का, तो हमें इन 5 प्रिंसिपल्स को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब देखिए ये जो हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है 2019 की, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में, हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया में 1.7% ऑफ टोटल चिल्ड्रन पॉपुलेशन है किसकी, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की।
कितनी, यहाँ पे आपकी 2019 की यूनेस्को की रिपोर्ट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2019 की यूनेस्को की ये रिपोर्ट है जो कि ये बताता है कि इंडिया में 1.7% बच्चे हैं जो किससे हैं, डिसेबल बच्चे, मतलब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आई है, इसी की तरह हमने जो यूएन के कुछ कन्वेंशन है उसको वो करने के लिए हमने ये आर्टिकल लेकर आए थे, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी यहाँ पे इंडिया ने रेटिफाई किया था, इंडिया ने यूएन का एक कन्वेंशन उसे रेटिफाई किया गया है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यूएन का क्या कन्वेंशन है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यूएन का एक कन्वेंशन है राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, जिसके तहत यहाँ पे जो इंडिया ने क्या किया था, ये वाला कैंपेन लेकर आए थे, क्या, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान 2015 में ये आया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, देखिए, इंडिया रेटिफाइड द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अलाइंगिंग विद द कमिटी, द गवर्नमेंट लॉन्चेस द एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन सुगम भारत अभियान इन 2015। तो ये हमारे लिए यहाँ पे एक प्रीलियम का फैक्ट यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट एंड कंटेंट में आते हैं। यहाँ पर क्या है, कैन और बेतवा रिवर के लिंक का ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से चल रहा है, हम सभी ने यहाँ पे सुना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दिसंबर 2021 में जो हमारी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने 44,605 करोड़ रुपीस का यहाँ पे क्या किया, टोटल यहाँ पे बजट उनको अप्रूव करवाया, ठीक है ना, कैन और बेतवा लिंक करवाया। अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है कि जो कैन और बेतवा का जो लिंक होगा, देखिए हम इसको मैप में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, हाँ इसको थोड़ा, ये है हमारी कैन रिवर, ये एमपी से निकलती है, ये रही हमारी कैन रिवर, ठीक है। ये यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। अब ये कैन रिवर क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से एक कैनाल बनाया जाएगा, ये लिंक है जो क्या करेगा, जो यूपी में यहाँ पे कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे पानी की कमी है, मतलब शॉर्टेज है, तो उनको सारा यहाँ पे पानी की सारी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी, मतलब कि वो क्या करें, इरिगेशन अच्छे से कर पाएंगे, सारी चीजें यहाँ पर कर पाएंगे। तो अब देखिए इसमें इशू ये आ रहा है कि जो केन रिवर है इसी के यहाँ पर पास में एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। अब इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर हम इस लिंक को, मतलब कि इसको केन और बेतवा को यहाँ पर लिंक करते हैं, क्योंकि केन का क्या है, इसमें बहुत सारा पानी है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको केन और बेतवा को यहाँ पे लिंक करें। अब यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, हमको पता है पन्ना टाइगर रिजर्व में पहले ही बहुत सारे जो टाइगर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स टाइगर बाय 2009, 2009 तक जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां पे सारे टाइगर्स वहां पे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर ये लिंकेज होगा तो ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ की इकोलॉजी पे, यहाँ का जो इकोसिस्टम है उस पर बहुत बुरा अफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें बस इसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, देखिए ये यमुना रिवर है, यहाँ एमपी से निकलती है हमारी केन रिवर, यहाँ पर ये रही बेतवा रिवर, केन और बेतवा को यहाँ पर लिंक किया जाएगा तो यूपी के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ गांव वगैरह हैं, वहां पर पानी पूरा अच्छी तरीके से उनको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी बात किया जा रही है कि इसके ऊपर एक डैम भी बनेगा, यहाँ पे क्या धौधन डैम बनाया जाएगा केन रिवर के ऊपर, जो हमारी केन रिवर है उसके ऊपर धौधन डैम यहाँ पे बनाया जाएगा। तो बस ये इसकी की बात की गई है कि ये जो प्रोजेक्ट है, व्हाई इज गवर्नमेंट कीन ऑन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, मतलब कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा क्यों ईगर है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से देखिए हमें बहुत सारे जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस इसके फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि हमारा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ की इकोलॉजी पे बहुत ही बुरा अफेक्ट इसका हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इंडिया लॉस्ट एक्सेस टू 26 ऑफ 65 पेट्रोल पॉइंट्स। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इसमें लद्दाख की बात की गई है, इसमें लद्दाख में हमारे 65 पूरे पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, उसमें से इंडिया ने जो 26 पॉइंट्स है उनको यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे लॉस कर दिया। वहाँ पे उनकी जो एक्सेस है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडियन आर्मी प्लीज सेफ अप्रोच क्रिएटिंग informal buffer zone and restricting the movement of geysers along the China border, says paper submitting an annual police meet. The recent engagement agreement resulted in the loss of pasture lands, Gorilla Hills and Kakjung area. तो यहाँ पे देखिए हमें जो चाइना के बढ़ते यहाँ पे कदम दिखाई दे रहे हैं लद्दाख में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमने क्या 26 जो
हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, हमने उसका एक्सेस यहाँ पर खो दिया है। अब वहाँ पे ना तो हम जा सकते ना तो चाइना वाले, जैसे कि जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते तो वहाँ पर हम क्या कर सकते थे, जो गेजिंग वाले पॉइंट होते हैं यहाँ पर आप गेजिंग करवा सकते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको चराने के लिए वहाँ पर भेज सकते थे। बट हमने अब क्या कर दिया, उनका जो एक्सेस है वो खो दिया है। इसके बारे में यहाँ पे पूरी बात की गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए 26 जनवरी को, अभी कल ही है हमारी 26 जनवरी, इसमें हमारे जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया आएंगे, है ना, इस मौके पर 26 जनवरी के मौके पर। तो यहाँ पे एक ये बताया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इससे अभी आगे न्यूज़ आएगी, हम उसको फर्दर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा नॉन अलाइनमेंट का एरा था, ये जो हमारी टाइज थी, इजिप्ट भी इसमें इन्वॉल्व था, तो इसको हम रिवाइव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम नॉन अलाइनमेंट का जो हमारा एरा था उसको हम रिवाइव करें। तो इसमें देखिए फर्दर अभी न्यूज़ आएगी, हम इसको फिर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, IMF कन्फर्म्स इंडियाज इन फाइनेंस एश्योरेंस फॉर श्रीलंका। IMF ने क्या कर दिया है, जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने क्या किया है, इंडिया का जो फाइनेंस एश्योरेंस है श्रीलंका के लिए, उसको यहाँ पर कंफर्म कर दिया, अप्रूव कर दिया। मतलब कि यहाँ पर IMF क्या करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा किसको, श्रीलंका को, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। तो यहाँ पे ये हमने बात देखी थी कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनकी मीटिंग हुई थी किसके साथ, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने इस मीटिंग में ये कहा था कि हम ये वो करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आपको फुल फाइनेंस यहाँ पे मिले। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी सारी न्यूज़। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।